नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक और मजेदार उपन्यास, असली मुजरिम, पार्ट 6। एक छोटी सी बार के केबिन में बैठा संजय विस्की की चुस्कियां ले रहा था। इस वक्त 7:30 बजे थे। उसे 1 घंटे का वक्त गुजारना था। 1 घंटे बाद यह बखेड़ा खत्म हो जाएगा, उसने सोचा। स्टेज वह तैयार कर चुका था, बस उसे एक्टरों के आने का इंतजार करना था। इस एहसास के भय से, जिसमें बार बार गुजरती भय की सर्द लहर से छुटकारा पाने के लिए उसे पूरे 4 लार्ज बैग पीने पड़े, तब कहीं जाकर वह मुनासिब हौसला अपने अंदर जुटा पाया। ठीक 8:15 बजे वह बार से निकला। संध्याकालीन समाचार पत्र खरीदकर कोट की भीतरी जेब में ठूंसा और टैक्सी द्वारा तनेजा के निवास स्थान की ओर रवाना हो गया। 10 मिनट बाद, करीब 200 गज पहले ही संजय टैक्सी से उतर गया। एक स्टोर में जाकर उसने तनेजा का नंबर डायल किया। जवाब में दूसरी ओर सिर्फ घंटी ही बजती रही। संजय निश्चिंत हो गया। तनेजा वहां नहीं था। संजय अपार्टमेंट हाउस के बाहर रुककर इंतजार करने लगा। 3-4 मिनट बाद 7 व्यक्ति 2 टैक्सियों से उतरकर इमारत में दाखिल हुए, तो संजय भी उनमें शामिल हो गया। वे लोग लिफ्ट की ओर जा रहे थे। संजय उनसे कटकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। तनेजा के फ्लोर पर पहुंचकर उसने अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाया, फिर कॉरिडोर में चल दिया। उसने की होल में चाबी फंसाकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। जल्दी से भीतर घुसकर उसने दरवाजा पुनः लॉक कर दिया। जब उसकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई और कोई आहट सुनाई नहीं दी, तो उसने लाइट स्विच ऑन कर दिया। रोशनी में उसने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कहीं कोई संदेहजनक बात नजर नहीं आई। ब्रीफकेस सोफा चेयर पर डालकर वह बेडरूम में पहुंचा। लाइट ऑन करके अलमारी, ड्रॉर्स वगैरह की तलाशी लेने लगा। उसके समस्त शरीर की मांसपेशियां तनी हुई थी, गला खुश्क था और धड़कनें तेज होती जा रही थी। जल्दी वह निराश मन से सोचने पर विवश हो गया कि अपने भाग्य पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की बेवकूफी कर बैठा था। तभी ड्राइंग रूम में परिचित आहट सुनाई दी। उसके हाथ पांव फूल गए, टांगे कांप रही थी और दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था मानो किसी भी क्षण उछलकर मुंह की राह बाहर आ गिरेगा। यह जानते हुए भी कि प्रवेश द्वार खोला जा रहा था, वह पलटकर देखने का साहस नहीं कर सका। बेडरूम के खुले दरवाजे से कोड़े की फटकार जैसे स्वर में चेतावनी दी गई। हैंड्स अप। संजय ने हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे पलट गया। तनेजा हाथ में पिस्तौल ताने दरवाजे में खड़ा था। वह आगे आया। संजय की जेबें थपथपाई और कोट की जेब से पिस्तौल निकालकर अपनी जेब में डाल ली। ड्राइंग रूम में चलो। संजय ड्राइंग रूम में आ गया। तनेजा उससे 5-7 फुट पीछे था। बैठ सकता हूँ? संजय ने पूछा। नहीं। संजय ने उसे घूरा। मैं जानता हूँ, निजामाबाद बैंक से पहले कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक सलीमपुर में भी तुम 11 लाख का घोटाला कर चुके हो। तजुर्बेकार होने के बावजूद इस दफा तुम चूक कर ही बैठे। तनीजा की आंखें कांच की 2 गोलियों सी चमक रही थी। उसने पिस्तौल तनिक ऊपर उठाई और रेडियो ऑन करके वॉल्यूम पूरा खोल दिया। फायर की आवाज से पड़ोसियों की नींद खराब करना मैं नहीं चाहता। ऐसा तुम पहली बार नहीं कर रहे हो तनीजा। गुप्ता की हत्या करते वक्त भी तुमने फायर की आवाज को रेडियो के शोर में दबा दिया था। रेडियो से उभरते संगीत से ऊंची आवाज में संजय बोला। मैं यह भी जानता हूँ कि उस रात रजनी गुप्ता क्यों तुम्हारे पास आई थी। थोड़ी देर पहले मैंने उससे बातें की थी। तुमने सोचा था कि बैंक से चुराई गई रकम के दम पर तुम दोनों मॉडर्न क्रेन क्रशिंग कंपनी पर अपना कब्जा कर लोगे। मैं जानता हूँ तुम रजनी के दीवाने हो। तुम पर हर वक्त उसी का भूत सवार रहता है। तनेजा कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर व्याप्त हिंसक भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मेरी हत्या करके तुम बच नहीं सकोगे। अब पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है और रजनी, जिसे तुम दीवानगी की हद तक चाहते हो, जिस रजनी के लिए तुमने चोरी और हत्या की है, वह भी अब तुम्हारी नहीं रही। शट अप। तनेजा चिल्लाया और उसकी ओर बढ़ा। संजय समझ गया जो दाव उसने लगाया था वो पिट चुका था। उसे साक्षात मृत्यु नजर आ रही थी। पिस्तौल की नाल को सम्मोहित सा अपलक ताकता और मृत्यु भय से जड़ हुआ वह असहाय खड़ा इंतजार कर रहा था। तनेजा की उंगली ट्रिगर पर कस गई। संजय ने आंखें बंद कर ली। पिस्तौल गरजी। संजय चीख पड़ा।
संजय के हाथ स्वयं अपने पेट पर कस गए थे। उसका मस्तिष्क निष्क्रिय था। कई पल उसी तरह खड़ा रहने पर भी दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसकी चेतना को झटका सा लगा। उसने आंखें खोली। तनेजा कारपेट पर पड़ा था। उसके सिर के आसपास बना खून का दायरा बढ़ता जा रहा था। वह मर चुका था। यंत्र चालित सा संजय पीछे घूम गया। बाथरूम के खुले दरवाजे में मीनाक्षी खड़ी थी। उसके हाथ में थमी पिस्तौल से निकला नीला धुआं हल्का होता हुआ छत की ओर जा रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और आंखें दहशत से फटी जा रही थी। मैंने इसे मार डाला, वह फुसफुसाई। संजय ने राहत की गहरी सांस ली। हाँ, तुमने इसे मार डाला, यह सेल्फ डिफेंस था, वह बोला। लेकिन पुलिस इस कहानी पर कभी विश्वास नहीं करेगी क्योंकि इस तस्वीर में मैं भी मौजूद हूँ। वह मीनाक्षी की ओर पड़ा। अब हम क्या करेंगे संजय? तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्ही ने तो भेजा था। मेरा मतलब है भीतर कैसे दाखिल हुई? इस अपार्टमेंट की मुझे 2 चाबियां मिली थी, उनमें से एक तुम्हें दे दी थी। जब मैं विज्ञापन वाला वो लिफाफा तनेजा की जेब में डालने के लिए यहाँ आई तो उसके इतना ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच सकी कि लिफाफा उसकी जेब में डाल सकूं। इसलिए मैं बाहर चली गई और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में छिपकर उसके जाने का इंतजार करने लगी। वह चला गया तो मैं दोबारा यहाँ आ गई। जब तुम आए मैं बाथरूम में छिपी हुई थी। मैंने सब कुछ सुना था। रजनी गुप्ता के बारे में मैंने उससे जो कहा था वो भी सुना था। हाँ, यह सारा बखेड़ा इन्हीं दोनों का फैलाया हुआ था, लेकिन इसे साबित हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि तनेजा मर चुका है। संजय ने तनेजा की लाश पर निगाह डाली, फिर काउच पर बैठकर अपना सिर हाथों में थाम लिया। मैं हार चुका हूँ मीनाक्षी, हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते और मुझे अफसोस है कि यह किस्सा इस ढंग से निपटा। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे यह है कि तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो। पुलिस तुम्हें मेरी पार्टनर समझेगी। इस हत्या का इल्जाम वे तुम पर लगाएंगे और गुप्ता और पीताम्बर की हत्याओं का मुझ पर, और मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मीनाक्षी का पहले से ही सफेद पड़ा चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया। जो यहाँ हुआ है हम सच सच बता देंगे। संजय ने रेडियो ऑफ कर दिया। तुम समझती हो अगर मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की तो पुलिस मुझ पर यकीन कर लेगी? वह कड़वाहट भरे लहजे में बोला। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ कोई ऐसी चीज तलाश करने वाले थे जिससे सारा किस्सा निपट जाएगा और यह भी साबित हो जाएगा कि तनेजा ही असली मुजरिम था। कहा तो था, मगर वो चीज मुझे मिली नहीं। वो चीज थी क्या? दस्ताने। मेरा अनुमान था गुप्ता को मेरी रिवॉल्वर से शूट करते समय तनेजा दस्ताने पहने रहा होगा ताकि ना तो उसकी उंगलियों के निशान रिवॉल्वर पर आने पाए और न ही पहले से ही उस पर मौजूद मेरे फिंगरप्रिंट्स उस पर से मिटने पाए। मेरा विचार था कि दस्तानों पर गन पाउडर के कण जरूर मौजूद होंगे। अगर दस्ताने मिल जाएं तो उन्हें पुलिस को सौंप दूंगा। उनके परीक्षण के बाद पुलिस तनेजा का मुंह खुलवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन दस्ताने बेडरूम में नहीं है, उसने जरूर उन्हें कहीं फेंक दिया था। मीनाक्षी तेजी से सामान्य होती जा रही थी। उसके स्वर का खोखलापन खत्म होना आरंभ हो गया था। अब हमें क्या करना होगा? पता नहीं। संजय ने उसके हाथ में थमी पिस्तौल को देखा। यह वही पिस्तौल है जो तुमने अपनी सहेली से लेनी थी? हाँ। मांगकर लाई थी या चुराकर? चुराकर। तुम्हारी उस सहेली का नाम क्या है? प्रतिमा सूदन। कहाँ रहती है? फ्लैट नंबर 4, 3rd फ्लोर, शारदा बिल्डिंग। उसे शक तो नहीं हुआ था? नहीं। तब तो ठीक है क्योंकि तुम्हारी सहेली के पास इसका लाइसेंस होगा और इसका मतलब है कि इस पिस्तौल का नंबर पुलिस रिकॉर्ड में भी जरूर होगा। अगर उसे शक हो गया होता और यह पिस्तौल इस कांड में इन्वॉल्व पाई जाती तो पुलिस आसानी से तुम तक पहुंच सकती थी। मीनाक्षी खामोशी से उसकी ओर ताकती रही। संजय कई पल खामोश बैठा सोचता रहा, फिर बोला, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? मीनाक्षी ने कंपित स्वर में पूछा। तुमने बताया था कि बैंक से 15 दिन की छुट्टी ले ली है। हाँ। कब से? कल से। हाँ। बैंक में इस बारे में कोई और भी जानता है? हाँ, मैंने कई लोगों को बताया था। गुड। फिर तो तुम 2 हफ्ते के लिए आसानी से गायब हो सकती हो और पुलिस को शक भी नहीं होगा। इस तरह पुलिस के ऊटपटांग सवालों के जवाब देने से भी तुम बच जाओगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैंने आज शाम ही तय कर लिया था कि अगर मेरी योजना कामयाब नहीं हुई तो क्या करूंगा।
मेरी किस्मत पूरी तरह दगा दे गई है मीनाक्षी। मैं इस शहर से बहुत दूर कहीं जाकर नई सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे भी अपने साथ ही क्यों नहीं ले चलते? मीनाक्षी ने उसकी ओर हसरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम हमेशा पुलिस से भागती नहीं रह सकती। मीनाक्षी ने आतुरता पूर्वक उसकी बाह कसकर थाम ली। आई एम सीरियस संजय, तुम्हारे अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। उसका स्वर याचनापूर्ण था। 2 हफ्ते बाद डॉग द्वारा अपना इस्तीफा बैंक में भेज दूंगी, वह संजय की आंखों में झांकती हुई बोली। फिर हम दोनों लगभग एक ही जैसी मुसीबत में हैं। हमारा साथ रहना ही ठीक होगा। मैं यहाँ रहकर तनेजा की हत्या के मामले में फांसी के फंदे पर नहीं झूलना चाहती। तुम वाकई ऐसा चाहती हो? मीनाक्षी ने उसकी गोद में बैठकर उसके गले में बाहें डाल दी। हाँ डार्लिंग, मैं यही चाहती हूँ। किसी ट्रैवलिंग एजेंट को जानती हो? संक्षिप्त मौन के पश्चात संजय ने पूछा, जो हमारे लिए 2 टिकटों का इंतजाम कर सके। कहाँ के लिए? मेरे विचार से बंबई ज्यादा ठीक रहेगा। मीनाक्षी अपने नितंबों में नपा तुला मादक उतार चढ़ाव पैदा करती हुई टेलीफोन की ओर बढ़ गई। संजय विचार पूर्वक उसे देखता रहा। उसके उस चाल में बेफिक्री भरा एक वादा था, साथ देने का। पहले मीनाक्षी ने डायरेक्टरी कंसल्ट की, फिर अपार्टमेंट हाउस के रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन के माध्यम से क्विक सर्विस ट्रेवल एजेंसी से संबंध स्थापित किया। बॉम्बे के लिए अगली ट्रेन किस वक्त जाएगी? उसने पूछा। जवाब में जो कहा गया उसे सुनकर बोली, उस ट्रेन की बॉम्बे की फर्स्ट क्लास में 2 सीटें मिल जाएंगी। मैं खुद आकर कलेक्ट कर लूंगी। मिसेज एंड मिस्टर सरिता गोयल, उम्र 25 और 35 साल। थैंक यू वेरी मच। रिसीवर यथास्थान रखकर उसने संजय की ओर देखा। 12:30 बजे की ट्रेन है। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रेडियो के शोर में फायर की आवाज दब तो गई होगी, फिर भी यहाँ रुककर और ज्यादा रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? मीनाक्षी ने कोट की जेब से पिस्तौल निकाली। इसे अपने हैंडबैग में डाल लो, संजय ने कहा। इस शहर में कहीं भी इसे फेंकना खतरनाक साबित होगा, किसी के हाथ भी लग सकती है। मुंबई पहुंचकर इसे समुद्र में फेंक देंगे ताकि कभी किसी को न मिल सके। समझ गई? हाँ। संजय काउच से उठ गया। आओ अब यहाँ से निकलते हैं। क्या तुम लिफ्ट से ऊपर आई थी? हाँ। उस बारे में तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हें सीढ़ियों से आना चाहिए था। खैर, अब हम सीढ़ियों से जाएंगे, अलग अलग। पहले तुम जाओ, मैं 5-7 मिनट बाद आऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार मत करना, सीधी अपने फ्लैट में जाकर पैकिंग करो। अगर कोई मिल जाए तो कह देना कि छुट्टियां गुजारने जा रही हो। फिर जब अपार्टमेंट से जाओ तो प्रवेश द्वार को सिर्फ बंद कर देना, लॉक मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास पहुंचने से पहले मुझे भी वहां जाना पड़ सकता है। संजय ने जेब से अनीता पुरी द्वारा दिए गए 5,000 रुपयों की गड्डी निकाली और 4,000 रुपए उसे दे दिए। टिकटों वगैरह के खर्च के लिए रख लो। ट्रेवल एजेंसी से टिकटें लेने के बाद 12 बजे तक का वक्त किसी सिनेमा हॉल में गुजारना, फिर रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सब समझ गई हो ना? हाँ। आओ। संजय ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर खाली पड़ा था। दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। अब तुम जाओ। संजय सीढ़ियों के दहाने पर रुककर बोला, मेरा इंतजार मत करना, मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। मीनाक्षी नीचे दौड़ गई। करीब 3 मिनट बाद संजय वापस लौटा और प्रवेश द्वार खोलकर पुनः तनेजा के अपार्टमेंट में आ गया। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक में गबन वाली पेपर कटिंग निकालकर ब्रीफकेस में डाल दी। फिर तनेजा की जेबों की तलाशी ली। एक जेब से लेटर का लिफाफा निकाला और वहीं मौजूद टाइपराइटर द्वारा उसकी बैग पर टाइप कर दिया। क्विक सर्विस ट्रेवल एजेंसी, मिसेज एंड मिस्टर गोयल, बॉम्बे बाय 12:30 ट्रेन। लिफाफा वापस तनेजा की जेब में डालकर अपनी जेब से निजामाबाद टाइम्स की प्रति निकाली और उसे इस ढंग से मोड़ दिया कि वर्गीकृत विज्ञापन वाला पेज बाहर की ओर आ गया। फिर खोया पाया कॉलम में ब्रीफकेस के विज्ञापन के चारों ओर पेन से एक गोला बनाया और अखबार काउच पर डाल दिया। फिर तनेजा की लाश की उंगलियों में फंसी उसकी पिस्तौल रुमाल की सहायता से पकड़कर अलग की और उसके डेस्क में डाल दी। फिर उसकी जेब से रजनी गुप्ता की पिस्तौल निकालकर अपनी जेब में डाल ली। अंत में उन सभी चीजों से जिन्हें उसने छुआ था रुमाल से रगड़कर अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर बाहर निकला।
प्रवेश द्वार बंद करके सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुंचा। किसी की निगाहों में आए बगैर लॉबी से गुजरता हुआ इमारत से निकल गया। तनेजा के अपार्टमेंट की चाबी निकालकर दूर फेंकी और तेजी से चल दिया। पब्लिक टेलीफोन बूथ में खड़ा संजय डायरेक्टरी में देखने के बाद परेशनाथ पवार के निवास स्थान का नंबर डायल कर रहा था। मिस्टर पवार, संबंध स्थापित होने पर वह बोला। यस स्पीकिंग, संजय वर्मा बोल रहा हूँ। क्या चाहते हो? कड़े स्वर में पूछा गया। तुम्हारे साथ ऑफिस में जो हरकत मैंने की थी उसके लिए माफी चाहते हुए प्रार्थना करता हूँ कि 1 घंटे बाद मुझे मिलिए। किस लिए? मैंने रकम का पता लगा लिया है। कहाँ है? ठीक 1 घंटे बाद तिलक रोड पर नारंग मेडिकल स्टोर के बाहर मिलो, सब बता दूंगा। मैं नहीं समझता कि तुमसे मिलने में कोई फायदा है। उसके स्वर में हिचकिचाहट का पुट नोट करके संजय मुस्कुराया। और मैं समझता हूँ तुम अच्छी तरह जानते हो कि मिलने में ही फायदा है। लाइन पर कई पल खामोशी रही, फिर कहा गया, 1 घंटे बाद? हाँ, लेकिन पुलिस को सूचित करने या साथ लाने की कोशिश मत करना, वरना मैं अपना वायदा पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। संजय ने संबंध विच्छेद करके अपने दोस्त विनय जेटली को फोन किया। विनय, संजय बोल रहा हूँ। ओह, कहाँ से? जेल से? नहीं, अभी बाहर ही हूँ। अगर तुम्हारी मेहरबानी रही और मदद मिलती रही तो बाहर ही रहूंगा। क्या मतलब? अगर तुम एक बार और मदद कर दो तो मैं खुद को बेगुनाह साबित कर सकता हूँ। अब और क्या चाहते हो? एलिबाई। मतलब? मैं चाहता हूँ जरूरत पड़ने पर तुम पुलिस को बताओ कि पिछली 2 रातें मैंने तुम्हारे साथ ही घर में गुजारी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नाराज मत हो दोस्त, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। अगर तुम मेरे लिए एलिबाई जुटा दोगे तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम जानते हो, पुलिस के सामने बोला गया मेरा यह झूठ मुझे जेल भिजवा सकता है। फिर मेरी बीवी है, अगर मैं जेल चला गया तो उस बेचारी पर क्या गुजरेगी? ये सब बातें बात के लिए उठा रखो। इस वक्त मुझे तुम्हारे भाषण की नहीं, मदद की जरूरत है। ठीक है मेरे बाप, तुमने पिछली 2 रातें मेरे घर में हमारे साथ गुजारी थी, कहकर दूसरी ओर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। संजय मुस्कुराता हुआ पुलिस हेडक्वार्टर्स का नंबर डायल करने लगा। मैं शूटिंग की एक वारदात की इत्तला देना चाहता हूँ। दूसरी ओर से जवाब मिलने पर वह बोला। मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था कि गोली चलने की आवाज सुनाई दी। 1 मिनट, आप किस कॉरिडोर से गुजर रहे थे? यह किस वक्त की बात है? कुछ मिनट पहले की, संजय ने कहा। फिर तनेजा के अपार्टमेंट का पता बताने के बाद बोला। लगता है किसी ने किसी को गोली मारी थी। आपका नाम? वो मैं नहीं बताऊंगा। शरीफ चेहरी होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। किसी लफड़े में पड़ना मैं नहीं चाहता। संजय ने रिसीवर हुक पर लटका दिया। मीनाक्षी की सहेली प्रतिभा सूदन का पता मन ही मन दोहराते हुए वह पुनः डायरेक्टरी के पेज पलटने लगा। प्रतिभा सूदन का नंबर पता करके उसने फोन किया। यस, दूसरी ओर से स्त्री स्वर सुनाई दिया। प्रतिभा सूदन? यस, मैं मीनाक्षी का दोस्त बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। संजय चकरा गया। उसने पुनः ट्राई किया। इस दफा भी उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिसीवर रख दिया गया। संजय समझ नहीं सका कि प्रतिभा सूदन ने ऐसा क्यों किया। एक दफा उसने सोचा प्रतिभा सूदन के पास जाकर पता करे, फिर उसे अपना इरादा बदल देना पड़ा। फोन पर किए गए प्रतिभा सूदन के व्यवहार से स्पष्ट था कि रात में किसी अपरिचित के लिए उसने दरवाजा भी नहीं खोलना था। रिसीवर हुक पर लटकाकर वह बाहर निकला और टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ गया। तिलक रोड पर नारंग मेडिकल स्टोर से करीब 100 गज आगे संजय टैक्सी से उतरा। सामने सड़क की दूसरी साइड में एक रेस्टोरेंट था जहां से मेडिकल स्टोर को आसानी से वॉच किया जा सकता था। परेशनाथ पवार अभी नहीं पहुंचा था। उसे दिए गए 1 घंटे के समय में 8 मिनट बाकी थे। संजय सड़क क्रॉस करके रेस्टोरेंट के सम्मुख पहुंचा और इंतजार करने लगा। करीब 3 मिनट बाद खाली जाती टैक्सी को उसने रोका। 100 रुपए कमाना चाहते हो? उसने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने संदेहपूर्वक उसे घूरा। क्या चक्कर है? संजय हंसा। चक्कर कोई नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा मजाक है। 5 मिनट बाद मेरा एक दोस्त मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा मिलेगा, संजय ने कहा। फिर पवार का हुलिया बताने के बाद बोला। उसका नाम परेशनाथ पवार है। मैं रेस्टोरेंट के अंदर रहूंगा। मेरा इशारा पाने के बाद तुमने वहां जाकर उसे टैक्सी में बैठा लेना है
और प्लाजा सिनेमा पहुंचा देना है। जबरदस्ती? नहीं, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। सच कह रहे हो ना? कोई लफड़ा तो नहीं है? मैं तुम्हें लफड़ेबाज नजर आ रहा हूँ? ड्राइवर तनिक हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है, 100 रुपये निकालो। संजय ने टैक्सी के नंबर पर निगाह डाली और 100 रुपये दे दिए। फिर रेस्टोरेंट में जाकर खिड़की के पास वाली मेज पर बैठ गया और मेडिकल स्टोर की ओर देखने लगा। एक टैक्सी आकर रुकी और पवार नीचे उतरकर भाड़ा चुकाता दिखाई दिया। संजय उठकर काउंटर पर पहुंचा और फोन करने की अनुमति लेने के बाद उसने डायरेक्टरी में नारंग मेडिकल स्टोर का नंबर देखा। नंबर डायल करने के बाद बोला, माफ कीजिए, आपको एक छोटी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। आपके स्टोर के बाहर क्रीम कलर का सूट पहने और ऐनक लगाए एक सज्जन मिस्टर पवार खड़े हैं। मैंने उनसे वहीं मिलना था, लेकिन कारणवश पहुंच नहीं सका। अगर आप मेहरबानी करके उन्हें बुलाकर फोन पर बात करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, चिड़े स्वर में कहा गया। होल्ड करो। चंद सेकंड पश्चात पवार का स्वर सुनाई दिया। हेलो मिस्टर पवार, यह मत समझिए कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मजबूरन मुझे एहतियात बरतनी पड़ रही है। मैं यकीनी तौर पर जानना चाहता हूँ कि आप अकेले ही आए हैं। तुम हो कहाँ? स्टोर के बाहर दूसरी साइड में आपको एक टैक्सी मिलेगी, संजय ने कहा। फिर टैक्सी का नंबर बताने के बाद वह बोला, आप उसमें बैठ जाइए। ड्राइवर आपको मेरे पास पहुंचा देगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं क्यों तुम्हारे चक्कर में धक्के खा रहा हूँ। क्योंकि आपको रकम चाहिए। ओके, पवार कराहता सा बोला। संजय ने रिसीवर वापस क्रेडिट पर रख दिया। कॉल के पैसे चुकाकर ड्राइवर को इशारा कर दिया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करके टैक्सी स्टोर की ओर बढ़ा दी। पवार स्टोर से बाहर आकर आसपास देख रहा था। उसने ड्राइवर को रुक कर इशारा करते देखा। वह सड़क क्रॉस करके टैक्सी में जा बैठा। टैक्सी आगे बढ़ गई। संजय रेस्टोरेंट से बाहर आकर अपने लिए टैक्सी रोकने लगा। पवार की टैक्सी का पीछा किए जाने का कोई चिन्ह उसे नजर नहीं आया था। शायद पवार ने पुलिस को सूचित किया ही नहीं था। संजय ने दूसरी टैक्सी रोकी और पवार का पीछा करने लगा। अंत में अगली टैक्सी प्लाजा सिनेमा के सामने जा रुकी। पवार नीचे उतर गया। संजय ने उसके पास टैक्सी रुकवाई और पवार को अंदर आने के लिए कहा। पवार अंदर आ बैठा। संजय ड्राइवर को पहले ही समझा चुका था। टैक्सी पुनः दौड़ने लगी। रकम कहाँ है? पवार ने भिन्नाई स्वर में पूछा। हम वहीं चल रहे हैं, संजय ने शांत स्वर में कहा। उस जगह का कुछ नाम भी तो होगा। तनेजा की सेक्रेटरी मीनाक्षी महाजन के फ्लैट में। वह बीच में कहां से आ गई? उसका इससे क्या ताल्लुक है? उसका तनेजा से गहरा ताल्लुक है। तनेजा उसका दीवाना है। वह बड़ी ही हसीन और जवान है। जानता हूँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। आज शाम तुम्हारे ऑफिस में मैंने बताया था कि मैंने पीताम्बर और तनेजा की बातचीत सुनी थी, लेकिन तुम्हें सारी बातें नहीं बताई थी। दरअसल पीताम्बर इस बात पर बेहद कुपित था कि तनेजा ने वो सारी रकम अपनी सेक्रेटरी मीनाक्षी को सौंप दी थी। जहां तक मुझे याद है, तुमने बताया था कि फॉरेस्ट रोड वाले मकान में पीताम्बर से जबरन कबुलवाया था कि रकम कहाँ है। हाँ, उसने मुझे मीनाक्षी का नाम बताया था, लेकिन जब पहली बार मैंने तनेजा और पीताम्बर की बातें सुनी थी तब नाम नहीं सुना था। सिर्फ यह सुना था कि रकम एक लड़की के पास है। फिर उस मकान से भागने के बाद मैं मीनाक्षी के फ्लैट में पहुंचा और वहां तलाशी ली। जो सूटकेस मैं तुम्हारे पास ले गया था वो मुझे वहीं से मिला था। गलती सिर्फ इतनी हुई कि उसे खोलकर मैंने नहीं देखा था। टैक्सी अब एक इमारत के सामने रुक चुकी थी। संजय ने भाड़ा चुकाया और पवार सहित नीचे उतर गया। वह लड़की इस इमारत में रहती है? पवार ने पूछा। हाँ, और वो सूटकेस भी तुम्हें यहीं से मिला था? हाँ। इमारत में दाखिल होकर वे फ्लैट के सम्मुख पहुंच गए। पवार ने बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम फ्लैट में दाखिल कैसे हुए थे? सॉरी, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। हम अब कैसे अंदर जाएंगे? मेरा ख्याल है वह अंदर ही होगी। संजय ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे पर दस्तक दी। आशा के अनुरूप दरवाजा नहीं खोला गया। तुम इस दरवाजे को खोलने का कोई तरीका बता सकते हो? संजय ने पूछा। नहीं, इस वक्त तुम्हें ही कुछ करना होगा, पवार का धैर्य जवाब दे गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, वह चिल्लाता सा बोला। तुम मुझसे एक लड़की के घर में सेंधमारी कराना चाहते हो। बेकार ही मेरा वक्त जाया कर रहे हो। तुम पहले भी इस फ्लैट में जा चुके हो, फिर अब क्यों मुश्किल पेश आ रही है?
ताव मत खाओ दोस्त, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन उस वक्त यह लॉक नहीं था। अच्छा, पवार व्यंग पूर्वक बोला। हो सकता है इस वक्त भी लॉक न हो सकता है। संजय ने डोर नॉब घुमाते हुए अंदर की ओर दबाव डाला तो आशा के अनुरूप दरवाजा खुल गया। देखो पवार, वह चिल्लाया, लॉक नहीं था, खुल गया। संजय ने अंदर जाकर लाइट ऑन कर दी। असमंजस में पड़ा पवार भी अंदर आ गया। दोनों बेडरूम में पहुंचे। कपड़े बिस्तर पर इधर उधर फैले पड़े थे। अलमारी के पट और ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स भी खुले पड़े थे। पवार पहली बार प्रभावित नजर आया। लगता है बड़ी जल्दबाजी में वह कहीं चली गई है। हाँ, रकम कहाँ है? यहाँ की हालत देखकर भी नहीं समझ रहे कि वह रकम लेकर भाग गई है। पवार किसी गौदी की भांति उसे देख रहा था। तुम आखिर चाहते क्या हो? अंत में वह कड़े स्वर में बोला। मुझे भी अपने साथ धक्के खिला रहे हो, जबकि तुम साबित कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल था अब तक तुम मेरा मकसद समझ चुके होंगे। संजय बोला। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पागल हूँ, ताकि पागलपन के आधार पर खुद को फांसी के फंदे से बचा सकूं। वह टेलीफोन की ओर बढ़ा। तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना पागल हूँ। मैं तनेजा को फोन करता हूँ। उसने डायरेक्टरी में तनेजा का नंबर देखने का नाटक किया, फिर नंबर डायल किया। दूसरी ओर 3 बार घंटी बजी, फिर रिसीवर उठा लिया गया। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता हुआ कि दूसरी ओर कॉल रिसीव करने वाला कोई पुलिस अफसर ही हो। माउथ पीस में बोला, तनेजा? यस, पुरुष स्वर में कहा गया। संजय वर्मा बोल रहा हूँ। आज दिन में मैंने रजनी गुप्ता से बातें की थी, उस नोट के बारे में जो उसके भाई की हत्या वाले रोज उसे अपने दरवाजे पर मिला था। इस बात को मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम सबसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो तनेजा, क्योंकि वो तुमने ही लिखा था। लाइन पर कई सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर संजय ने आगे कहा, क्यों? तुम्हारी बोलती क्यों बंद है तनेजा? तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम इस बारे में इत्मीनान से बातें करेंगे। नहीं दोस्त, मुझे तुम पर कतई भरोसा नहीं है। जिस तरह तुमने 2 रात पहले मुझे शूट करने की कोशिश की थी, वैसी ही कोशिश तुम अभी भी कर सकते हो। अब तुमसे अगली मुलाकात पुलिस हेडक्वार्टर्स में ही होगी। नहीं संजय, यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बस इस बारे में बात करूंगा। तो फिर अभी क्यों नहीं कर लेते? नहीं, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है। संक्षिप्त मौन के पश्चात संजय बोला, मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो। मैं अपने एक दोस्त को फोन करके बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास जा रहा हूँ। अगर उसके 1 घंटे तक मेरी ओर से समाचार नहीं मिला तो वह पुलिस को फोन कर देगा। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। संजय ने प्लंजर दबाकर संबंध विच्छेद करके पवार की ओर देखा। यह तुम्हारे लिए एक और सबूत है। उसने मेरी बात से इनकार नहीं किया है। संजय ने विचार पूर्वक सिर हिलाया। वह किसी और फेर में लगता है, मुझे अपने पास बुला रहा है। सुनो पवार, तुम अब तक मेरे साथ रहे हो, क्या मेरे साथ तनेजा के पास नहीं चलोगे? जरूर चलूंगा। शुक्रिया, मुझे एक फोन और करना है। संजय ने विनय जेटली को फोन किया। विनय, संबंध स्थापित होने पर वह बोला। संजय बोल रहा हूँ, मैं जगमोहन तनेजा के निवास स्थान पर जा रहा हूँ। वह निजामाबाद बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है। अगर मैं 1 घंटे तक तुम्हें दोबारा फोन न करूं, तो तुम पुलिस को इत्तला दे देना कि तनेजा ने मेरा मर्डर कर दिया है। गुड बाय। विनय को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उसने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रख दिया। आओ पवार। दोनों फ्लैट से निकल गए। पवार सहित संजय तनेजा के अपार्टमेंट हाउस के सामने टैक्सी से उतरा। वहां ना तो कोई पुलिसमैन नजर आया, ना ही पुलिस का कोई वाहन। ऐसा लगता था तनेजा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई थी। लिफ्ट द्वारा ऊपर पहुंचकर दोनों कॉरिडोर में चल दिए। तुम बगल वाले दरवाजे में छुप जाना, संजय बोला। मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगा, फिर जब मैं अंदर चला जाऊं तो तुम की होल से कान सटाकर सुनते रहना। ओके? पवार ने सहमति सूचक सिर हिला दिया। संजय ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से पुरुष स्वर में पूछा गया। संजय वर्मा। दरवाजा खुला और एक बावर्दी एसओ रिवॉल्वर ताने प्रकट हुआ। उसके पीछे सादा लिबास में भी कई पुलिस वाले नजर आ रहे थे। ए! संजय बुरी तरह चौंकने का अभिनय करता हुआ चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? अंदर आओ संजय, एसआई अधिकार पूर्वक बोला। यू आर अंडर अरेस्ट। संजय अंदर चला गया। एक तरफ खड़े ऊंचे कद, दोहरे बदन, कठोर चेहरे और नुकीली मूंछों वाले
50 वर्षीय एसपी दिलीप रॉय चौधरी ने कड़ी निगाहों से उसे घूरा। इसकी तलाशी लो, उसने आदेश दिया। उसी एसआई ने संजय की जेबें थपथपाई और रजनी गुप्ता वाली पिस्तौल निकालकर चौधरी को दे दी। चौधरी ने पिस्तौल की नाल सूंघी। इससे हाल ही में फायर नहीं किया गया है, उसने यूं कहा मानो यह जानकर उसे निराशा हुई थी। फिर वह संजय के पास आ गया। तो हम दोबारा मिल रहे हैं और हमारे बीच में है 3 हत्याओं और 50 लाख रुपए की चोरी की वारदातें। इसलिए इस दफा तुम कोई आर्टिकल नहीं लिख पाओगे। तुम सिर्फ एक ही चीज लिखोगे, अपने जुर्म का इकबाल। आप एक जिम्मेदार अफसर हैं, लेकिन आपको ऐसे मौके पर अपनी खुंदक का इजहार नहीं करना चाहिए। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मोहरा बनाया गया था, मैं साजिश का शिकार हुआ हूँ और इसे मैं साबित भी कर दूंगा। बको मत, चौधरी कुर्राया, तुम ही असली मुजरिम हो। अब तक पवार भी अंदर आ चुका था। मिस्टर चौधरी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने तनेजा की हत्या कर दी, चौधरी ने जवाब दिया। हमें एक ऐसे आदमी द्वारा फोन पर इत्तला दी गई थी जिसने फायर की आवाज सुनी थी। हम यहाँ फिंगरप्रिंट्स ले रहे थे जब संजय ने फोन किया। इसने समझा कि तनेजा से बातें कर रहा था। हमने इसे बेवकूफ बनाकर यहाँ बुला लिया। तनेजा मर चुका है? पवार चिल्लाता सा बोला। हाँ, मगर तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? आपको याद है, आज शाम मैंने आपको फोन पर बताया था कि संजय मेरे ऑफिस में रद्दी अखबारों से भरा सूटकेस लेकर आया था। पवार ने कहा। इसने आज रात में फिर मुझे फोन करके बताया कि रकम का पता लग गया है। इसलिए मैं इससे मिला और हम तनेजा की सेक्रेटरी के फ्लैट में गए, क्योंकि संजय का कहना था कि रकम वही है। लेकिन फ्लैट में ना तो वह लड़की मिली और ना ही रकम। जब इसने आपको फोन किया, मैं भी इसके साथ था। वह संजय की ओर पलटा। अब बताओ, रकम कहाँ है? मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हें सब सच बताया था। तुमने तनेजा की हत्या क्यों की संजय? चौधरी ने गोली की तरह सवाल ताकते हुए पूछा। मैंने उसकी हत्या नहीं की, संजय ने जवाब दिया। मैंने उसकी हत्या किस लिए करनी थी? वही तो इकलौता शख्स था जो साबित कर सकता था कि मैं बेगुनाह हूँ। ज्यादा होशियार मत बनो, चौधरी गुर्रा कर बोला। चुपचाप इन हत्याओं और रकम की चोरी के अपने जुर्मों का दस्तखतशुदा लिखित बयान दे दो। अचानक पवार की निगाहें एक कुर्सी पर रखे ब्रीफ केस पर पड़ी तो उसने उन दोनों की बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए चौधरी से पूछा, क्या यही वो ब्रीफ केस है? हाँ, चौधरी उलझन भरे स्वर में बोला। यह अपने आप में अजीब मसला है। तनेजा ने अखबार में विज्ञापन दिया था कि ब्रीफकेस लौटाने वाले को 3000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। उस अखबार की एक प्रति हमें मिली है। उसमें विज्ञापन को एक गोले में बंद किया हुआ था। इस बारे में निजामाबाद टाइम्स के ऑफिस में भी पूछताछ हम कर चुके हैं। विज्ञापन फोन पर दिया गया था और विज्ञापन शुल्क किसी दूसरे आदमी द्वारा भिजवाए गए थे। उस दूसरे आदमी ने विज्ञापन लेने वाली लड़की को जो बताया, उससे लगता है विज्ञापन देने वाला तनेजा ही था। इसमें अजीब कुछ नहीं है, संजय बोला। मैं पवार को बता चुका हूँ कि वो ब्रीफकेस पीताम्बर के पास था और इसके दम पर वह तनेजा को ब्लैकमेल कर रहा था। तनेजा के लिए ब्रीफकेस पाना बेहद जरूरी था। इसलिए पीताम्बर की मौत के बाद जब तनेजा को ब्रीफकेस नहीं मिला तो उसे अखबार में विज्ञापन देना पड़ा। इस ब्रीफकेस में था क्या? पवार ने पूछा। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक सलीमपुर में हुए एक पुराने गबन की पेपर कटिंग थी, चौधरी ने जवाब दिया। उस गबन का पूरा किस्सा मुझे याद है। गबन की रकम तो बराबर नहीं हो सकी थी, लेकिन जिस क्लर्क पर गबन का आरोप लगा और आरोप में सजा भी हुई, वह आखिर तक खुद को बेगुनाह बताता रहा। क्या तनेजा ने भी कभी उस बैंक में काम किया था? संजय ने जानना चाहा। तुम चुप रहो, चौधरी ने डांट लगाई। मैं सोच रहा हूँ वो गबन भी तनेजा नहीं किया हो सकता था, संजय ने कहना जारी रखा। पीताम्बर को इसका पता चल गया था और वह तनेजा को ब्लैकमेल कर रहा था। पीताम्बर ने पेपर कटिंग तनेजा के ब्रीफकेस में रख दी थी और उस रात जब मैंने उनकी बातें सुनी, वह इस बारे में तनेजा को धमकी दे रहा था। हालांकि उस वक्त मुझे लगा कि उनकी आपसी तकरार की वजह ब्रीफकेस ही था, लेकिन अब यह बात साफ हो गई है कि असली वजह ब्रीफकेस में रखी पेपर कटिंग थी। इसलिए पीताम्बर की मौत के बाद तनेजा के लिए ब्रीफकेस वापस पाना जरूरी हो गया था, वरना अगर ब्रीफकेस उसे न मिलकर कटिंग सहित पुलिस के हाथ पड़ जाता तो पुलिस ने सब समझ जाना था
और गबन के उस पुराने केस की इंक्वायरी फिर से शुरू हो सकती थी। तुम सब कुछ बड़ी आसानी से सोच समझ लेते हो, चौधरी बोला। सब कुछ नहीं, सिर्फ काफी कुछ। खैर, हम देखेंगे कि अदालत में तुम जज को कैसे यकीन दिलाओगे। वक्त आने पर वो भी कर लूंगा। यहाँ से कोई और क्लू भी मिला है? पवार ने पूछा। कई सॉलिड क्लूज और लीड्स मिली है, चौधरी ने कहा, और सबको चेक करके फॉलो किया जा रहा है। यानी जल्दी ही कोई नतीजा सामने आ जाएगा। यस, चौधरी बोला। वी शुड होप द बेस्ट। फिर संजय को घूरा। यू आर अंडर अरेस्ट। फिर अपने 2 मातहतों को आदेश दिया। टेक हिम अवे इन योर कस्टडी एंड पुट इन द लॉकअप। संजय प्रतिवाद करता रहा, लेकिन उसे हथकड़ियां लगाकर दोनों मातहत बाहर ले गए। हवालात के सीलन और घुटन भरे माहौल में नंगे फर्श पर बैठा संजय सोच रहा था। चौधरी उसे हवालात में भिजवाने में कामयाब हो गया था। क्या उसके खिलाफ एयर टाइट केस बनाने में भी कामयाब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिन सॉलिड क्लूज और लीड्स को फॉलो कर रहे होने का हवाला चौधरी ने दिया था, वे खुद उसी के द्वारा पैदा और प्लांट किए गए थे। और उन्होंने इस सारी बाजी को उलटकर असली मुजरिम की इस कहानी को एक बार फिर नया रूप दे देना था। संजय ने सिगरेट सुलगाई और कोठरी में चहलकदमी करता हुआ मीनाक्षी महाजन के बारे में सोचने लगा। मीनाक्षी महाजन इंतहाई खूबसूरत, जवान और बेहद तेज दिमाग की एक ऐसी लड़की जो बहुत दूर तक और सही ढंग से सोच पाने में पूर्णतः सक्षम थी। अपनी हर एक खूबी को सही वक्त पर सही ढंग से इस्तेमाल करने में भी उसका जवाब नहीं था। चंद रोज पहले तक जिस मीनाक्षी के अस्तित्व तक से अपरिचित था, उसी को अब खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। जब वह बैंक से आया लेटर लेकर बैंक गया था, तब पहली बार मीनाक्षी से अचानक सामना हो गया था और वह भौचक्की रह गई थी। उसे सामने पाकर मीनाक्षी पर हुई प्रतिक्रिया को अब समझ सकता था। इसकी वजह मीनाक्षी की दूरदृष्टि थी। चूंकि तनेजा के डेस्क पर उसका फोटो देखना, वह इसलिए भौचक्की रह गई थी क्योंकि वह उसके डुप्लीकेट के बारे में जानती थी और क्योंकि वह अपेक्षित अवधि से 1 रोज पहले ही वापस लौट आया था। मीनाक्षी के लिए वो नजारा ऐसा ही था जैसे अचानक उसने भूत देख लिया था। फिर अगली सुबह जब उसने मीनाक्षी को टैक्सी में किडनैप करके तनेजा से सावधान रहने, उसे वॉच करने और फिर रात को मिलने के लिए कहा था, तो मीनाक्षी और तनेजा ने उसकी मूर्खता पर जी भर के कहके लगाए होंगे। उस रात उससे मिलने की अपनी कोई योजना मीनाक्षी की नहीं थी। यह बात वह अब समझ सकता था। जब वह तनेजा को ब्लफ करके उसके अपार्टमेंट में चला गया था, तब जरूर तनेजा ने उसे फोन किया होगा फिंगरप्रिंट्स की फोटोएं वापस लाने के लिए। इसलिए मीनाक्षी मिलने चली आई थी। फिर जब दीनशा बिल्डिंग के सामने उसका इंतजार कर चुकने के बाद वह मेडिकल स्टोर में गई, तो फोन पर तनेजा को बता दिया था कि वह मिलने नहीं आया। फिर जब उसने मीनाक्षी को बताया कि फिंगरप्रिंट्स के बारे में तनेजा को जो कहानी सुनाई थी वो कोरा ब्लफ था, तो वो लगभग अपने डेथ वारंट पर दस्तखत करने जैसा था। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि रजनी गुप्ता के बारे में भी मीनाक्षी को बता दिया था। इसी ने उसकी जान बचा दी। हालात के उस मोड़ पर तनेजा जरूरत से ज्यादा ही चालाकी दिखा बैठा था, यह बताकर कि रजनी गुप्ता ने उसे बाहर कॉरिडोर में छिपते देख लिया था। फिर नीचे लॉबी में जाकर फोन पर उसके बारे में बता दिया था। तनेजा की इस बात पर तब यकीन न करने की कोई वजह उसके पास नहीं थी और सर्वाधिक तर्कपूर्ण था इस बात को मीनाक्षी के सामने दोहराना, और यह उसकी अपनी खुशकिस्मती ही साबित हुई, क्योंकि इस बात ने मीनाक्षी को भयभीत करने के साथ साथ संदिग्ध भी कर दिया था। षड्यंत्रकारियों के बीच में आपसी भरोसा और विश्वास ज्यादा देर कायम नहीं रहता। दूरदर्शी मीनाक्षी के धूर्ततापूर्ण मस्तिष्क ने पहले ही भांप लिया हो सकता था कि रजनी गुप्ता के साथ मिलकर तनेजा उसे डबल क्रॉस करने की योजना बना सकता था। संजय को याद आया मीनाक्षी ने किस ढंग से उससे पूछा कि क्या वह रजनी को खूबसूरत समझता था। मीनाक्षी के इस सवाल का मतलब अब वह बखूबी समझ सकता था। उस वक्त मीनाक्षी सोच रही थी कि तनेजा रजनी को दिल दे बैठा था और उस रकम को रजनी के साथ बांटने वाला था। एक बार उस नतीजे पर पहुंचते ही मीनाक्षी ने तनेजा के खिलाफ इस बाजी में उसे बतौर प्यादा इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। उसकी यही गलतफहमी उसे ले डूबी। वह भूल गई कि तमाम मोहरे पिटने के बाद वजीर बनने का दम रखने वाला भी सिर्फ प्यादा ही होता है।
अगले रोज जब मीनाक्षी ने बैंक से फोन करके उसे फॉरेस्ट रोड भेजा तो कायदे से उसे तभी मीनाक्षी पर शक हो जाना चाहिए था, क्योंकि तनेजा जैसे सुलझे हुए, तजुर्बेकार और मक्कार आदमी से यह अपेक्षा हरगिज नहीं की जा सकती कि वह पीताम्बर को बिजनेस आवर्स में बैंक में खुद को फोन करने की इजाजत देगा, क्योंकि उस कॉल को किसी और द्वारा सुनी जा सकने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस वक्त यह बात उसे नहीं सूझ सकी, क्योंकि वह तनेजा को फॉरेस्ट रोड पहुंचने में विघ्न डालकर देर कराने की तरकीब सोचने में इस कदर मसरूफ हो गया था कि इस तरफ उसका ध्यान नहीं जा सका कि मीनाक्षी और तनेजा मिलकर उसे एक नए जाल में फंसा रहे थे। उस रोज कम से कम मीनाक्षी का इरादा तो यही था कि उसे बिसात से हटा दिया जाए। मीनाक्षी उस वक्त भी मन ही मन हंसी होगी जब उसने बताया कि चोरी की रकम रेलवे क्लॉक रूम में हो सकती थी, क्योंकि वह नोटों भरे सूटकेस को अखबारों की रद्दी से भरे सूटकेस में बदलकर पहले ही तनेजा को डबल क्रॉस कर चुकी थी। यही वजह थी कि पीताम्बर दत्त से मिले क्लॉक रूम रसीद के टुकड़े के बारे में उसने जरा सी उत्सुकता नहीं दिखाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि उस रसीद से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला था। इसके बावजूद तनेजा और रजनी के बीच किसी खिचड़ी के पक रही होने के विश्वास ने उसे डरा दिया था। संभवतः इसलिए कि वह किसी वजह से सोच बैठी थी कि उसके द्वारा किए गए विश्वासघात का पता किसी प्रकार तनेजा को लग गया था, और वह नहीं जानती थी कि बदला लेने की जवाबी कार्यवाही के तौर पर तनेजा क्या योजना बना रहा था। फॉरेस्ट रोड पर हुई वारदात के बाद अगला रोज कुछ ज्यादा ही अजीब, पेचीदा और हंगामा खेज रहा, क्योंकि मीनाक्षी ने उसकी मदद करने के नाटक में बड़ी पूरी सफाई के साथ अपना रोल निभाना था, क्योंकि मीनाक्षी और तनेजा के लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि वह क्या कर रहा था और किस फेर में था। इसकी भी दिलचस्प वजह थी, वे यकीनी तौर पर नहीं जानते थे कि अपने शक और जानकारी को किसी और को उसने नहीं बताया होगा। असली खौफनाक बात थी, मीनाक्षी की असलियत का उसे कभी पता नहीं चल सकता था, बशर्ते कि मीनाक्षी की ओर से दुर्घटनावश हुई चूक नहीं हुई होती। जब उसने पीताम्बर की विधवा के पास से मीनाक्षी को फोन किया था तो मीनाक्षी बहुत ज्यादा बोल जाने की घातक चूक कर बैठी थी। जब उसने मीनाक्षी से फॉरेस्ट रोड का एड्रेस दोहराने के लिए कहा तो वह इनकार नहीं कर सकी, भले ही मीनाक्षी ने मन ही मन कितना ही क्यों न सोचा हो कि वह किस फेर में था। मीनाक्षी को पूरा यकीन था कि वो एड्रेस तनेजा के लिए जरूर मुसीबत खड़ी कर देगा, जिसमें खुद मीनाक्षी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि वह तो पहले से ही तनेजा से छुटकारा पाने के मौके की तलाश में थी। लेकिन पीताम्बर की विधवा के घर से उसके फोन करने पर वो एड्रेस देकर मीनाक्षी अनजाने में ही अपनी तबाही का सामान भी कर बैठी थी, क्योंकि मीनाक्षी ने उसे और पीताम्बर की विधवा को बता दिया कि फॉरेस्ट रोड वाले मकान में तनेजा पी दत्त नामक आदमी से मिलने का इंतजाम कर चुका था, क्योंकि फॉरेस्ट रोड वाले मकान में मिले आदमी का नाम तब तक न तो खुद उसने मीनाक्षी को बताया था और न ही वो नाम तब तक अखबारों में छपा था। इससे भी बड़ी बात थी, पिछले रोज मीनाक्षी उसे बता चुकी थी कि तनेजा को फोन करके बुलाने वाले आदमी ने अपना नाम नहीं बताया था। इन तमाम तथ्यों से साफ साबित होता था कि मीनाक्षी पीताम्बर का नाम जान ही नहीं सकती थी, बशर्ते कि वह खुद भी उसके साथ शामिल नहीं रही थी। इस नजरिए से मीनाक्षी के गुनहगार होने के बारे में शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। बस समस्या थी इसे साबित करने की। उस फोन कॉल के बाद तनेजा की मीनाक्षी से यकीनन झड़प हुई होगी। उधर उस वक्त तक उसकी गतिविधियों ने उन दोनों को इतना ज्यादा चिंतित कर दिया था कि उसे दिन दहाड़े शूट करने की कोशिश करने जैसा खतरनाक रिस्क लेने का फैसला भी उन्होंने कर लिया। यहाँ तक कि मीनाक्षी ने एक अपरिचित द्वारा चिकन कॉर्नर तक अपना पीछा किए जाने की कहानी भी गढ़ ली, ताकि अगर तनेजा का निशाना चूक जाए तो सफाई के तौर पर उसी अपरिचित आदमी का हवाला दिया जा सके कि उसी ने तनेजा को बताया था कि वह और मीनाक्षी चिकन कॉर्नर में थे। तब तक संजय नहीं जानता था कि तनेजा वास्तव में मीनाक्षी को भी शूट करना चाहता था या नहीं, लेकिन उसने मीनाक्षी के दिमाग में यही बैठाना था कि तनेजा उसकी जान भी लेना चाहता था, क्योंकि संजय की पूरी योजना इसी बात पर निर्भर थी कि मीनाक्षी भी तनेजा के खिलाफ वैसा ही एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। इसलिए वह बार बार रजनी को तनेजा की नई महबूबा बनाकर मीनाक्षी के मन में तनेजा की बेवफाई के प्रति प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करता रहा।
यहाँ तक तनेजा के नाम के हस्ताक्षरों सहित रजनी को गुलदस्ता भेजने जैसी मामूली बात को रजनी द्वारा तनेजा को फोन कराकर धन्यवाद देने से उसे आड़ के रूप में पेश करके मीनाक्षी के हृदय में ऐसी ज्वाला भड़का दी कि वह उसी रात प्रतिशोध के लिए तैयार हो गई। हालांकि संजय एक बार फिर उलझकर रह गया था। अब पवार के ऑफिस में वो सूटकेस खोला गया और अखबारों के ऊपर एक गुड़िया रखी मिली। वो गुड़िया उसे परिचित लगी और आखिर में उसके बारे में याद भी आ गया था। वैसी गुड़िया उसने अनीतापुरी के फ्लैट में हाथ में लेकर उछाला था। इस बात ने अनीतापुरी को वापस पिक्चर में ला दिया, वक्ती तौर पर, जब तक कि उसे यह याद नहीं आ गया कि ऐसी गुड़ियाएं रजनी गुप्ता के पास भी थी और रजनी ने बताया था कि वे उसे तनेजा ने दी थी। इसका मतलब था अपनी सहेलियों को ऐसी गुड़ियाएं देना तनेजा की आदत थी और मीनाक्षी को भी उसने गुड़ियाएं दी थी। इस सारे सिलसिले में मीनाक्षी ही पूरी तरह फिट बैठती थी। लेकिन जब पुलिस ब्रीफकेस के बारे में तनेजा से पूछताछ करने बैंक पहुंची तो मीनाक्षी का भी अपने बारे में चिंतित हो उठना स्वाभाविक ही था। वह जानती थी अगर तनेजा पकड़ा गया तो वह उसे भी अपने साथ जरूर फंसा देगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया तनेजा की हत्या करने का। इस मामले में अगर कोई हिचक उसके मन में शेष थी तो वो उस वक्त दूर हो गई जब संजय ने एक बार फिर रजनी गुप्ता के एंगल द्वारा उसके प्रति तनेजा की बेवफाई को और ज्यादा हवा दी थी और मीनाक्षी को बताया कि वह तनेजा के अपार्टमेंट में एक ऐसी चीज को तलाश करने जाने वाला था जो तनेजा को निश्चित रूप से गुनाहगार साबित कर देगी। संजय की योजना का सारा दारोमदार इस तथ्य पर था कि मीनाक्षी इतनी ज्यादा घबरा जाए कि जब वह तनेजा के अपार्टमेंट की तलाशी ले तो मीनाक्षी वहीं मौजूद रहे। इस मुकाम तक पहुंचने तक संजय उसके कैरेक्टर को इतनी ज्यादा अच्छी तरह समझ चुका था कि मीनाक्षी की अपनी प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान लगा सकता था। मीनाक्षी ने तनेजा को बता देना था कि संजय आ रहा था और तनेजा ने अचानक आकर उसे पकड़ लेना था। मीनाक्षी जानती थी कि तनेजा संजय को मारने की कोशिश करेगा और संजय जानता था कि मीनाक्षी तनेजा को मार डालेगी। इस मामले में सबसे बड़ा जुआ था मीनाक्षी ने तनेजा द्वारा संजय को मारने की कोशिश की जाने से पहले या बाद में तनेजा को मारना था। इसलिए जब तनेजा ने संजय पर पिस्तौल तानी, संजय ने तनेजा को कही गई अपनी बातों से मीनाक्षी को यथासंभव प्रोवोक कर दिया। मीनाक्षी जहां भी छिपी हुई थी रजनी गुप्ता की खातिर अपने साथ की गई दगाबाजी और बेवफाई के कारण पहले से ही प्रतिशोध की आग में चल रही थी। संजय की इनडायरेक्ट प्रोवोक्शन ने उसमें पेट्रोल का काम किया और मीनाक्षी ने तनेजा को शूट कर दिया। इस तरह वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। तेज दिमाग मीनाक्षी ने तनेजा को शूट करके सारा किस्सा निपटा दिया, यह जाहिर करते हुए कि ऐसा उसने संजय की जान बचाने के लिए किया था। इस तरह एक बार फिर मीनाक्षी ने संजय को अपने मतलब के लिए वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर लिया था। अगर कोई तनेजा की हत्या का आरोप मीनाक्षी पर लगाता तो संजय की गवाही ने उसे बचा देना था। इसलिए संजय को जल्दी और तथ्य एवं तर्कपूर्ण ढंग से मीनाक्षी को यकीन दिलाना पड़ा कि उसकी गवाही मीनाक्षी के हक में उल्टी ही पड़ेगी। बेहद तेज दिमाग और चालाक होने के बावजूद मीनाक्षी न सिर्फ गच्चा खा गई बल्कि इतनी डर भी गई कि दूर भाग जाने के अलावा कोई और चारा उसके सामने नहीं रह गया था। और रेल द्वारा यात्रा करना उसने इसलिए ज्यादा मुनासिब समझा क्योंकि क्लॉक रूम में रद्दी अखबारों के बदले में नोटों से भरा जो सूटकेस उसने बदला था वो भी रेलवे क्लॉक रूम में ही विश्राम कर रहा था। इसलिए उसे लाने का अलग झंझट नहीं करना पड़ा था। बहरहाल जो भी था, उन हालात में मीनाक्षी के लिए संजय को भी अपने साथ ही रखना जरूरी हो गया था। एक बार शहर से दूर पहुंच जाने के बाद मीनाक्षी ने यह भी बता देना था कि चोरी की वह रकम उसी के पास थी। मीनाक्षी को यह भी यकीन था कि अपने लाजवाब जिस्म के दम पर वह संजय को एक खास वक्त तक अपने वश में रखने में कामयाब हो जाएगी। फिर जब उसे यकीन हो जाएगा कि कोई खतरा बाकी नहीं रहा था और वह पूरी तरह सुरक्षित थी तो सफाई से संजय को भी खत्म करके हमेशा के लिए पूरी तरह बेफिक्र हो जाएगी और आधा करोड़ की रकम के दम पर जिंदगी भर ऐश करती रहेगी। वह अपनी योजना में कामयाब भी हो जाती, बशर्ते कि संजय उसकी जात पहचानने में जरा भी चूक कर गया होता। अब उसका मकसद खुद को बेकसूर साबित करना था और यह तभी संभव था
जब असली मुजरिम पकड़ा जाए। एक बार इस नतीजे पर पहुंचते ही कि असली मुजरिम तनेजा के साथ मीनाक्षी ही इस बखेड़े में शामिल थी, फिर जब मीनाक्षी आसानी से संजय के साथ शहर से दूर भाग जाने को तैयार हो गई, तो उसका रहा सहा शक भी दूर हो गया। वह जानता था कि मीनाक्षी उस रकम को साथ लिए बगैर शहर से नहीं जाएगी, यानी सारी रकम उसी के कब्जे में थी। अगर अनीता पुरी और रजनी गुप्ता, जो प्रत्यक्षता तनेजा की सहेलियां थी, वे दोनों ही या उनमें से कोई एक भी इसमें मीनाक्षी के साथ इन्वॉल्व होती, तो रकम पर अकेली मीनाक्षी का कब्जा नहीं होना था। इसके अलावा एक और तथ्य भी इसी बात की पुष्टि करता था। क्लॉक रूम रसीद का जो टुकड़ा संजय को पीताम्बर दत्त से मिला था, वो पूरी रसीद का तीसरा या ज्यादा से ज्यादा चौथा ही हिस्सा था। और संजय, क्योंकि यकीनी तौर पर जान गया था कि बैंक से उस रकम को उड़ाने की साजिश में पीताम्बर, तनेजा, गुप्ता और मीनाक्षी ही शामिल थे, इसलिए किसी पांचवें हिस्सेदार की कोई संभावना ही शेष नहीं बचती थी। और इस तरह सारा मामला वापस मीनाक्षी पर ही आकर टिकता था। वह अकेली ही न सिर्फ जीवित थी, बल्कि सारी रकम उसी के पास थी। संभवतः तनेजा को डबल क्रॉस करने के बाद मीनाक्षी ने वह सारी योजना इसी ढंग से बनाई थी। संजय मुस्कुराया। मीनाक्षी व तनेजा की यह योजना वाकई लाजवाब थी, लेकिन इतनी फुल प्रूफ और कारगर साबित नहीं हुई जितनी कि उसकी अपनी जवाबी योजना साबित हो चुकी थी, असली मुजरिम को सामने लाने की। सहसा हवालात का दरवाजा खोला जाने की आवाज सुनकर संजय का विचार प्रवाह छिन्न भिन्न हो गया। बाहर दो हथियारबंद पुलिसमैन खड़े थे। उन्हीं में से एक दरवाजा खोल रहा था। चलो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। संजय ने अपनी रिस्ट वॉच पर दृष्टिपात किया। 1:37 हुए थे। वह समझ गया कि चौधरी जिन क्लूज और लीड्स को फॉलो करता रहा था, उसका ठोस नतीजा सामने आ चुका था। वह हवालात से निकला और इस सिलसिले के क्लाइमैक्स को देखने के लिए पुलिसमैन के साथ चल दिया। कमरे में दाखिल होकर संजय डेस्क के पास पहुंचा, जिसके पीछे थका सा चौधरी एक कुर्सी में पसरा पड़ा था तथा बगल की कुर्सियों पर पवार तथा उसके दो मातहत बैठे थे। संजय, चौधरी ने उसे संबोधित किया। तुम्हें फांसी के फंदे पर झूलते देखना मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। हो सकता है मेरी यह खुशी अभी भी पूरी हो जाए, लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें आखिरी मौका देना चाहता हूँ। मृतक तनेजा की जेब से अपार्टमेंट हाउस की टेलीफोन ऑपरेटर और लिफ्टमैन और ट्रेवल एजेंसी से जो क्लूज और लीड्स हमें मिली थी, उनके आधार पर रेलवे स्टेशन से तनेजा की सेक्रेटरी मीनाक्षी महाजन को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़की से तुम्हारा सामना कराने के लिए मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ। आप वास्तव में मेहनती और कार्यकुशल ऑफिसर है मिस्टर चौधरी। संजय बोला। इन बातों के बारे में मेरा अपना नजरिया गलत रहा है। वह एक तरफ खड़ा हो गया। दरवाजे पर हौले से दस्तक दी गई। फिर ब्राउन रंग का सूटकेस उठाए एक लेडी कांस्टेबल भीतर दाखिल हुई। उसके पीछे हाथ में हैंडबैग झुलाती मीनाक्षी अंदर आई और डेस्क के सामने खड़ी हो गई। वह परेशान और घबराई सी नजर आ रही थी। थोड़ा अलग खड़े संजय को वह नहीं देख पाई थी। उसके पीछे एक लेडी एसआई दूसरा सूटकेस उठाई अंदर आई थी और दरवाजा बंद करके वहीं खड़ी हो गई थी। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है ऑफिसर? मीनाक्षी ने जानना चाहा। तुम मिस मीनाक्षी महाजन हो ना? चौधरी ने पूछा। और निजामाबाद बैंक के असिस्टेंट मैनेजर जगमोहन तनेजा की सेक्रेटरी हो? हाँ। तुम रेलवे स्टेशन पर क्या कर रही थी? ट्रेन का इंतजार। मैं छुट्टियां गुजारने के लिए बॉम्बे जाने वाली थी। ट्रेन की टिकट कब खरीदी थी? आज ही ट्रेवल एजेंसी के जरिए रिजर्वेशन कराया था। ट्रेवल एजेंसी को फोन कहाँ से किया था? अपने फ्लैट से। तुमने 2 सीटें क्यों रिजर्व कराई थी? मैं किसी के साथ जाने वाली थी। वैसे यह मेरा जाति मामला है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आई सी, सिर्फ यही कहना है? हाँ, मीनाक्षी ने सामान्य होते हुए कहा। चौधरी ने एक पुलिसमैन को संकेत किया। वह एक अन्य दरवाजा खोलकर नीला कोट व नीली पैंट पहने एक भयभीत से युवक को ले आया। चौधरी बोला। देखो। युवक ने गौर से मीनाक्षी को देखा, फिर चौधरी से बोला। यही है साहब, मैंने इन्हीं मैडम को 7:45 बजे 4th फ्लोर पर पहुंचाया था। मिस महाजन, चौधरी बोला, यह तनेजा के अपार्टमेंट हाउस में लिफ्टमैन है। इसने तुम्हारी सही शिनाख्त की है। क्या तुम अपनी कहानी को बदलना चाहती हो? मीनाक्षी तनिक हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर इनकार कर दिया।
चौधरी कुर्सी से उठकर अपने डेस्क के सिरे पर बैठ गया। संकेत पर लिफ्टमैन को बाहर भेज दिया गया। मिस महाजन, चौधरी शुष्क स्वर में बोला, आज रात 7:45 बजे तुम तनेजा के अपार्टमेंट में थी। वहीं से फोन पर क्विक सर्विस ट्रेवल एजेंसी के जरिए मुंबई के लिए 2 सीटें रिजर्व कराई थी। अपार्टमेंट हाउस की टेलीफोन ऑपरेटर भी इसकी पुष्टि कर चुकी है कि तनेजा के अपार्टमेंट से करीब 9 बजे एक स्त्री द्वारा क्विक सर्विस ट्रेवल एजेंसी को फोन किया गया था। वह डेस्क से उतरकर यूं आगे बढ़ा मानो मीनाक्षी के पास से गुजरना चाहता था। फिर अचानक उसने मीनाक्षी के हाथ से हैंडबैग झटक लिया। उसे खोलकर एक पिस्तौल और वो लिफाफा जो ब्रीफकेस के खोया पाया विज्ञापन का जवाब था और संजय ने उसे दिया था, बाहर निकाले। यह पिस्तौल तुम्हारी है? मीनाक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, यह कब से तुम्हारे पास है? पिस्तौल को नाल से पकड़े चौधरी ने पूछा। यही कुछ एक रोज से। खैर, क्या तुम किसी प्रतिभा सूदन को जानती हो जो शारदा बिल्डिंग में 3रे खंड पर 4 नंबर फ्लैट में रहती है? हाँ, उसने अपने पुलिस स्टेशन में अपनी पिस्तौल चोरी चली जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। चुराने वाली का नाम उसने मीनाक्षी महाजन लिखाया था और जो पता बताया था वो तुम्हारा ही था। सीरियल नंबर के मुताबिक यह उसी की लाइसेंस पिस्टल है। मीनाक्षी का चेहरा पीला पड़ने लगा। चौधरी ने पिस्तौल सूंघकर अपने एक मातहत को दे दी। इसे चेक कराओ, इससे फायर किया गया है, उसने कहा। फिर लिफाफे से लेटर निकालकर पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी बगल में बैठे पवार को दे दिया। मीनाक्षी निराश सी कमरे में चारों ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत भरे भाव थे। फिर संजय पर निगाह पड़ते ही बोली, हे भगवान, तुम? और फिर दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे बाहों में भरकर सिसकने लगी। संजय, संजय, तुम ही इन्हें बताओ, वहां क्या हुआ था? वह लड़खड़ाती मगर ऊंची आवाज में कह रही थी। ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने उसकी हत्या की थी। तुम किसकी हत्या की बात कर रही हो? तभी चौधरी ने गोली की तरह प्रश्न दागा। संजय ने स्वयं को उसकी बाहों से छुड़ाकर उसे पीछे धकेल दिया। मैं भी यही समझ रहा हूँ मैडम, वह बोला। मीनाक्षी एक पल के लिए आतंकित नजर आई, फिर चौधरी की ओर पलटकर चीखी, ठीक है, मैंने ही तनेजा को शूट किया था, लेकिन संजय की जान बचाने के लिए किया था। पूछो इससे। संजय ने गौर से मीनाक्षी को देखा और उस रात के बारे में सोचा जब मीनाक्षी ने उसके साथ एक ही बिस्तर में गुजारी थी। तभी उसे याद आया कि किस तरह मीनाक्षी और तनेजा ने उसे फंसाया था, किस तरह मीनाक्षी ने उसे फॉरेस्ट रोड भेजा था और किस तरह मीनाक्षी ने ही चिकन कॉर्नर के बाहर उसकी ओर हाथ उठाकर उस पर गोलियां बरसवाई थी। पता नहीं यह क्या बक रही है, वह बोला। मीनाक्षी ने उसे मोटी गाली दी, फिर डेस्क पर पड़े लिफाफे की ओर संकेत करती हुई चीखी, यह लिफाफा भी मुझे इसी ने दिया था, इसे यह तनेजा की जेब में मुझसे रखवाना चाहता था। संजय हंसा। आप लोग इसका चेहरा देखिए, यह आखिर में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। बैंक के बाहर मैं इससे सिर्फ एक ही बार मिला हूँ, आज करीब 2 बजे चिकन कॉर्नर में। यह झूठ बोल रहा है, मीनाक्षी चिल्लाई। इसने पिछली 2 रातें मेरे ही फ्लैट में गुजारी थी। मिस्टर चौधरी, विनय जेटली के घर का पता और फोन नंबर बताकर संजय बोला, उसे फोन कीजिए, वह और उसकी पत्नी आपको बता देंगे कि पिछली 2 रातें मैंने उन्हीं लोगों के साथ गुजारी थी। यह वही विनय जेटली है? पवार ने पूछा, जिसे तुमने आज रात तनेजा के पास जाने से पहले मेरे सामने फोन किया था। हाँ, संजय ने कहा। अब आप लोग ही सोचिए, अगर मुझे पता होता कि तनेजा मर चुका है तो क्या वहां जाने से पहले मैंने जेटली को फोन करके यह कहना था कि वह 1 घंटे में पुलिस को सूचित कर दे? उसने हमें फोन किया था, चौधरी बोला। हमने उसे समझा दिया था कि तुम हमारे पास हो और सुरक्षित हो। फिर मीनाक्षी से कहा, अब इन सूटकेसों को भी खोलने का वक्त आ गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास मेरी तलाशी का वारंट नहीं है। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास शक करने की तगड़ी वजह है, चौधरी ने कहा और सूटकेसों को खोलने का आदेश दे दिया। तभी चौधरी का वह मातहत वापस लौटा जो मीनाक्षी की पिस्तौल लेकर गया था। सर, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की जांच ने साबित कर दिया है कि तनेजा को इसी पिस्तौल से शूट किया गया था। यही उस केस का मर्डर वेपन है। ठीक है, चौधरी बोला। थोड़ी देर बाद इन मैडम को ले जाकर इनके हाथों का पैराफिन टेस्ट करा देना। ये दोनों सूटकेस तो लॉक्ड है सर, सूटकेस खोलने की कोशिश करने वाला बोला। इनकी चाबियां कहाँ है मिस महाजन? चौधरी ने पूछा।
मेरे पास नहीं है। ठीक है, ताले तोड़ दो। सूटकेसों के ताले तोड़ दिए गए। एक में मीनाक्षी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ब्राउन सूटकेस में ऊपर रखे कपड़े उठाते ही नीचे सजी 100-100 रुपए की नोटों की गड्डियां नजर आने लगी। कमरे में मौजूद हर आदमी आंखें फाड़े नोटों को ताक रहा था। यह रकम संजय ने चुराई थी, मेरे साथ मिलकर। मीनाक्षी चिल्लाई, यही असली मुजरिम है। फिर वह बालकनी की तरफ खुलने वाले अध खुले दरवाजे की ओर भागी। 2 पुलिस अफसर उसके पीछे दौड़े, लेकिन इससे पहले कि उस तक पहुंच पाते मीनाक्षी बाहर निकल चुकी थी। फिर रेलिंग से नीचे कूद चुकी मीनाक्षी की दिल हिला देने वाली चीख उभरी और फिर उसका शरीर 4 मंजिल नीचे पक्के फर्श से जा टकराया। चौधरी और पवार सहित संजय भी नीचे पहुंचा। कई अन्य पुलिस वाले पहले ही मीनाक्षी को घेरे खड़े थे। वह सिर के बल नीचे टकराई थी। उसकी गर्दन टूट गई थी और तरबूज की तरह फट गए सिर से बहता खून तेजी से आसपास फैलता जा रहा था। उसकी हालत उसके मर चुकी होने की स्पष्ट घोषणा कर रही थी। मीनाक्षी की फितरत से वाकिफ संजय समझ चुका था कि हमेशा जीतती रहने वाली मीनाक्षी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और घोर निराशा में घिर जाने की वजह से मौत को यूं गले लगा लिया मानो यही उसकी योजना का अंतिम चरण था। इसके बावजूद मीनाक्षी की मौत का उसे भारी अफसोस था। वही क्या, वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति उसकी मौत पर अफसोस जाहिर कर रहा था। चौधरी अपने मातहतों को आवश्यक कार्यवाही का आदेश देता हुआ पवार और संजय सहित एक तरफ खड़ा कह रहा था, यह बिल्कुल सच है कि औरतों को समझ पाना नामुमकिन है। उसका अंदाज दार्शनिक था। उसे ऐसा खौफनाक कदम उठाने का फैसला करने की क्या जरूरत थी? उसकी जवानी और खूबसूरती को देखते हुए अदालत ने उस पर तरस खाते हुए उसके साथ रहमदिली दिखानी थी। कोई अच्छा वकील उसे आसानी से बचा सकता था। ज्यादा से ज्यादा 5-7 साल की सजा होनी थी। फिर उसने संजय की ओर देखा। जिस ढंग से उसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, उससे लगता था कि वह तुमसे बेहद नफरत करती थी। संजय खामोश खड़ा रहा। मेरी तरफ से अब तुम आजाद हो संजय, चौधरी ने कहा। तुम जा सकते हो। संजय चुपचाप सिर झुकाए भारी कदमों से गेट की ओर बढ़ गया। खुद को बेगुनाह साबित कर चुकने के बावजूद उसे खुशी नहीं थी। न जाने क्यों मीनाक्षी के उस दर्दनाक अंजाम के लिए वह खुद को ही जिम्मेदार समझ रहा था। मीनाक्षी के अंतिम शब्द उसे अपने कानों में बजते से प्रतीत हो रहे थे, यही असली मुजरिम है। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मनोरंजक उपन्यास के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।